हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 383 से सेक्शन 394 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले सेक्शन 382 तक जो अपील के प्रावधान थे, जिसमें अपील किस ढंग से की जाएगी, कैसे की जाएगी, उसमें क्या निष्कर्ष होंगे, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेक्शन 383 उसके अनवर्ड आगे की तरफ से जितने भी सेक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सेक्शन 383 कहता है प्रोसीजर व्हेन अपीलांट इन जेल। जब कोई अभियुक्त जेल में होगा और उसके द्वारा अपील की जाएगी तो वह अपील कैसे करेगा, इसके बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। इसमें कहते हैं द ऑफिसर इन चार्ज इन द जेल हु शैल thereupon forward such petition and copies to the proper appellate court। जो अभियुक्त होगा, जेल में होगा, वह अपील के लिए जो जेल अधिकारी है, जो जेल का भारसाध अधिकारी है, जेलर है, उसको वो प्रोवाइड करेगा। और वो जेलर जो है, जो जेल अधिकारी है, उस पिटीशन की एक कॉपी को लेकर उस पिटीशन को प्रॉपर अपीलेट कोर्ट में दाखिल करेगा। ये बात इसमें सेक्शन 383 में कही गई। अब सेक्शन 384 में आते हैं समरी डिस्पोजल ऑफ अपील। जो अपील की गई उसका डिस्पोजल कब नहीं किया जाना चाहिए या किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसके बारे में सेक्शन 384 में कहा कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेरेंस। अगर कोई अपील में जो अवर न्यायालय में या जो लोअर कोर्ट में या जो सेशन कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में जो जजमेंट या ऑर्डर दिया गया, अगर उस जजमेंट या ऑर्डर में कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं दिया गया अपील में जिस पर उस कोर्ट के द्वारा ये समझा जाए कि इस ग्राउंड के तहत इस अपील को सुनना चाहिए, जब तक वो ग्राउंड नहीं होंगे तब तक उस अपील को अपीलेट कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। अब इसमें कहा प्रोवाइडेड दैट नो अपील प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 382 shall be dismissed unless the appellant or his pleader has had a reasonable opportunity for being hearing the support of the same। जो जेल में कैदी है और उसके द्वारा जो अपील दी गई है, जेलर के द्वारा जो प्रॉपर कोर्ट है उसमें फाइल की गई है, तो जब तक अभियुक्त के अधिवक्ता को या उसकी बात को प्रॉपर सुन नहीं लिया जाएगा, तब तक वह कोर्ट उस अपील को डिसमिस या रिजेक्ट नहीं कर सकेगी। उसके प्रॉपर उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जब वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी सुन लेगा तभी उसको वो डिसमिस कर सकेगा। इसका सब क्लास 2 कहता है बिफोर डिसमिसल एन अपील अंडर सेक्शन द कोर्ट में कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ द केस। जब कोर्ट उसको डिसमिस करेगी अपील को, तो उसके पहले जो कोर्ट है वो लोअर कोर्ट का या जिस कोर्ट का आदेश है, जिस कोर्ट का ऑर्डर है, जजमेंट है, उसको वो उसके रिकॉर्ड को पहले तलब करेगी। और जब उसके रिकॉर्ड को तलब कर लेगी तब उसमें रीजन देखेगी और रीजनेबल ग्राउंड अगर मिलते हैं तब उसकी हियरिंग करेगी। अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिलते हैं तो उसे वह रिजेक्ट कर सकती है। अब सेक्शन 385 के बारे में आते हैं। सेक्शन 385 कहता है प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस्ड समरली। जो अपील है संक्षिप्तता खारिज नहीं की जाएगी, उस अपील में सुनवाई की प्रक्रिया की जाएगी, उस प्रक्रिया के तहत उसे खारिज किया जाएगा। तो 385 में कहा इट शैल कॉज नोटिस। सबसे पहले उसमें क्या किया जाएगा कि उसमें नोटिस जारी की जाएगी। अब जब नोटिस जारी होती है तो नोटिस में जो अपीलेट कोर्ट अपीलांट है उसका या अपीलांट का जो प्लीडर है वो उपस्थित होगा कोर्ट में और अपनी बात कहेगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से करी गई तो गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा या उसका जो प्लीडर होगा वो उपस्थित होगा और अपनी बात को कहेगा।
अगर कंप्लेंट है तो कंप्लेनेंट होगा या कंप्लेनेंट का प्लीडर होगा, वो उपस्थित होकर के अपनी बात को कहेगा। इसका इसका सब क्लास 4 कहता है अक्यूज्ड विद ए कॉपी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अपील। अब जो ग्राउंड्स दी गई, अगर उसने सरकारी मतलब सेक्शन 377 या सेक्शन 378 के तहत अक्यूज्ड के खिलाफ में की गई है, तो क्या करेगा, अक्यूज्ड को उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी कि किस ग्राउंड पर वह करी गई है, और उस कॉपी पर हियरिंग होगी। हियरिंग के बाद ही अगर उसमें कोई ग्राउंड है तब उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, चलाया जाएगा। अगर उस पर कोई ग्राउंड नहीं है तो उसको वो रिजेक्ट किया जाएगा। इस बात में सेक्शन 385 कहता है। सेक्शन 386 कहता है पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट के पावर्स क्या क्या होंगे उनके बारे में कहा कि इफ देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग डिसमिस द अपील। अगर कोई ग्राउंड नहीं है उस अपील को सुनने का, तो कोर्ट को ये पावर है कि वह अपील को डिसमिस कर सकता है। Of acquittal, reverse the order or direct that further inquiry be made। अगर acquittal है, दोष मुक्त के खिलाफ में अपील की गई है, तो उसको वो पावर है कि वो उस ऑर्डर को बदल सकता है, उसको पुनः इंक्वायरी के लिए आदेश दे सकता है, जो भी चाहे उसमें वो करने का पावर रखता है। रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड acquit or discharge the accused। accused को दोष मुक्त कर सकता है, accused को छोड़ सकता है, और दोष अगर वह दोषी है तो उसे दोष मुक्त कर सकता है, और अपील के तहत उसे दोष मुक्त होकर के छोड़ सकता है। अल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस। वह क्या कर सकता है, फाइंडिंग को ले सकता है, उसमें जो तथ्य हैं उनको ले सकता है, पुनः साक्ष्य ले सकता है, और उस आदेश को जो सजा दी गई उसको मेंटेन रख सकता है या उसको बदल सकता है। ये सारी बातें उस कोर्ट को पावर 386 के तहत दी गई हैं कि कोर्ट को ये पावर है कि अपील में वो ये सारी चीजें कर सकता है। अब बात आती सेक्शन 387 की, जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट। जो सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट है उसका जजमेंट का क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि चैप्टर 27 का जो जजमेंट क्रिमिनल कोर्ट का है, जो चैप्टर 27 में दिया गया अंतर्विष्ट नियम है, उसके तहत ही उस जजमेंट के निर्णय लागू होंगे। जो चैप्टर 27 में दिए गए उसी में ही उसके निर्णय लागू होंगे। लेकिन एक बात इसमें प्रोवाइडेड कहा गया है कि निर्णय दिया जाना, सुनाने के लिए अभियुक्त को लाया जाएगा और न उसे हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील निर्णय अथवा निर्देश न दे। जब तक कि अपील में निर्णय या निर्देश नहीं दिया जाता है कि अभियुक्त को लाया जाए या किस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तब तक उसे नहीं लाया जाएगा। ये बात इसमें सेक्शन 87 में कह दिया गया है। अब बात आती है सेक्शन 88 की। सेक्शन 88 में कहा ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर। जो हाई कोर्ट आदेश करेगी उस आदेश की सत्यापित प्रति ही लोअर कोर्ट को भेजी जाएगी, और कैसे भेजी जाएगी वो बात सेक्शन 83 के सब क्लास 1 में कहा गया। Whenever a case is decided on appeal of the High Court under this chapter, it shall certify its judgment or order to the court by which the finding sentence or order appealed against was recorded or passed, and if such court is that of a judicial magistrate other than the chief judicial magistrate, the high court judgment of order shall be sent through chief judicial magistrate। अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंतर्गत है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उसकी सर्टिफाइड कॉपी भेजेगा और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस कोर्ट को भेजेगा। अब उसी में कहा जजमेंट और ऑर्डर शैल बी सेंट थ्रू अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड इफ सच कोर्ट इज दैट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाई कोर्ट्स जजमेंट और ऑर्डर शैल बी सेंट थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या अगर वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो वो किसको भेजेगा,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा मतलब मुख्य को वो भेजेगा और मुख्य उसको फिर उस प्रॉपर जो एप्रोप्रिएट कोर्ट है उसको वो जजमेंट भेज देगा जो सर्टिफाइड कॉपी आई है। ये उसका सिस्टम होगा 388 में बताया। अब सेक्शन 389 में कहा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल। जब कोई अपील के लंबित रहने में दंडादेश का निलंबन किया गया है तब उस अभियुक्त को जेल से तब उस अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। किसी को सजा हो गई और सजा होने के बाद में वो अपील गया और अपील एक्सेप्ट हो गई, अपील जब एक्सेप्ट हो गई तो उसको क्या किया जाएगा, जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। पेंडिंग एनी अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द अपीलेट कोर्ट में for reason to be recorded by it in writing order that the execution of the sentence or order appealed against be suspended, and also if he is in confinement that he be released on bail or on his own bond। तो उसे क्या किया जाएगा कि उसके पर्सनल बॉन्ड या उसके जमानतदारों को लेकर के उस अभियुक्त को जो जिसने अपील की है और अपील एक्सेप्ट हो गई है उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 390 कहता अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इन अपील फॉर फ्रॉम एक्विटल। जब दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त को गिरफ्तारी कैसे की जाएगी उसके बारे में सेक्शन 390 बताता है। इसमें कहते हैं when an appeal is presented under section 378, जब सेक्शन 378 के तहत अपील को प्रस्तुत किया जा रहा है द हाई कोर्ट में इश्यू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट द अक्यूज्ड बी अरेस्टेड and brought before it or any subordinate court, and the court before which he is brought may commit him to prison pending the disposal of the appeal or admit him to bail। जब दोष मुक्त के खिलाफ में अपील की गई तो कोर्ट ये आदेश देगा कि वह व्यक्ति जो अभियुक्त है वो किसी कोर्ट के समक्ष में उपस्थित हो और उसे कस्टडी में लेकर के जेल भेजा जाए। उसके बाद दोष मुक्त की अपील को सुना जाएगा और सुनने के बाद में अगर वो एडमिट होती है तो उसे कब तक के लिए छोड़ा जाए इस बात में वो कोर्ट निर्देश देगी और उसे बेल बॉन्ड लेकर के छोड़ करके फिर उसकी अपील पे सुनवाई की जाएगी। अब सेक्शन 391 में कहा अपीलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। जो अपीलेट कोर्ट है उसको ये पावर है कि वह अतिरिक्त साक्ष्य ले और उसके लिए साक्ष्य लेने के लिए वो निर्देश दे कि इस पर ये साक्ष्य लेने हैं। इसके बारे में सेक्शन 391 में कहा कि कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य या साक्ष्य स्वयं ले सकता है या अपीली न्यायालय या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने का निर्देश दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट है तो सेशन कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, इनके द्वारा उसे वो साक्ष्य लेने के लिए निर्देश दे सकता है। अब सेक्शन 392 में आते हैं प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। जब कोई अपील की सुनवाई हो जा रही है और अपील की सुनवाई सपोज करते हैं कि 2 जजेस के अंतर्गत अपील की सुनवाई हो रही है और उसमें इक्वल निर्णय आ जाता है, एक उसमें से एक्सेप्ट कर देता है और एक उसमें से नहीं एक्सेप्ट करता है। जब इक्वल निर्णय आ जाता है तब फिर उसकी अपील का क्या होगा उसके बारे में कहा गया कि अगर समान राय में विभाजित होती है तो वह इस न्यायाधीश ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसी वह ठीक समझे अपनी राय दे सकता, तो उसे किसी अदर कोर्ट में भेजते हैं। अदर कोर्ट में भेजने के बाद वह निर्णय, वह न्यायाधीश, वह जज जो भी निर्णय देगा उस निर्णय को मान्य होगा कि वह जिस जज के पक्ष में अपना फैसला सुनाता है कि नहीं इनका करेक्ट है उसके बारे में उस निर्णय फाइनल होगा। इसमें एक बार और क्लियर कर दें कि जब समान मतों से कोई निर्णय पारित होता है अपील का जिसमें से 2 जज
एक तरफ 2 जज दूसरी तरफ, या एक जज एक तरफ दूसरा जज दूसरी तरफ, 4 है तो 2 2 और 2 है तो एक जज समान निर्णय सुनाते हैं। तो ऐसे में उस अपील को अदर जज के पास भेजी जाती है और वह जज जिसके पक्ष में निर्णय सुनाता है वो अपील का लास्ट होता है। अब बात आती है सेक्शन 393 में, फाइनली ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ ऑन अपील। जो जजमेंट और अपील का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर फाइनल होगा जजमेंट का। अब इसमें बात कही गई है कि अगर सेक्शन 377 और सेक्शन 378, सेक्शन 384 के जो चैप्टर 30 में ये दिए गए उन कंडीशंस को छोड़ करके सभी में ये निर्णय लागू होंगे। मतलब कहने का कि अगर रिवीजन या रेफरेंस उसका किया जा सकता है तो फिर वह निर्णय रिवीजन या रेफरेंस किया जाएगा, अदरवाइज अपील का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ये इस बात सेक्शन 393 में कहा गया कि इन सेक्शन में जो सेक्शन 377, 378 या 384 के जो उपधारा 4 में जो चैप्टर 30 में डिवाइड बताए जाएंगे या चैप्टर 30 में उपबंधित दशाओं के सिवाय जब इनमें कहा गया उनकी जो कंडीशंस होंगे वो लागू अगर हो रहे हैं तो उनको छोड़ करके शेष में किया गया तो वो उसका ऑर्डर फाइनल होगा। जजमेंट एंड ऑर्डर्स पास्ड बाय एन अपीलेट कोर्ट अपॉन एन अपील शैल बी फाइनल एक्सेप्ट द केसेस प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 377, सेक्शन 378, सब सेक्शन 4 ऑफ सेशन 384 और चैप्टर 30। मतलब इन सेक्शंस में जो कंडीशंस दी गई उनको छोड़ करके बाकी के लिए ये अंतिम निर्णय होगा। अब बात आती है सेक्शन 394 की। इसमें कहा अबेटमेंट ऑफ अपील का उपशमन। अपील कब समाप्त हो जाएगी, विदा जजमेंट के कब समाप्त हो जाएगी, इसके बारे में कहा गया कि the every appeal under section 377 and section 378 shall finally abate on the death of the accused। जो accused की डेथ हो जाएगी, जब accused की मृत्यु हो जाएगी तब वो जो अबेटमेंट है, जो अपील है वो उसका उपशमन हो जाएगा या अबेटमेंट हो जाएगी। मतलब मृत्यु की दशा में जब जिसने अपील की है उस अभियुक्त की अगर मृत्यु हो गई है तो वो अपील का उपशमन हो जाएगा। अपील मतलब अबेटमेंट हो जाएगी। ये बात इसमें सेक्शन 94 में कही गई। अब इसमें अभी सेक्शन अपील के सेक्शन 383 से सेक्शन 394 तक के बारे में डिस्कस किया कि अपील में क्या होगा, जेल में होगा तो क्या होगा, अपील का उपशमन कब हो जाएगा, अपील का आदेश का अंतिम निर्णय कब होगा। इन सब बारे में इसमें बात करी गई कि जो जजमेंट या ऑर्डर किया गया उसके खिलाफ जब अपील में आते हैं तो अपील का उपशमन या कब होगा, उन सब बारे में डिस्कस हो गया। अब बात चैप्टर 30 में सेक्शन 395 से निर्देश और पुनर्निरीक्षण मतलब रेफरेंस एंड रिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।